हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर जो है वो डिस्कस किया था, उसमें द वेस्टलैंड का जो पहला जो पार्ट था बरियल ऑफ द डेड, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और ये जो अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो है इसका सेकंड सेगमेंट, जो कि है अ गेम ऑफ चेस। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि गेम ऑफ चेस क्या है, उसकी लाइन जो है एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी। और हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा से। और अब हम लोग जो हैं वो गेम ऑफ चेस के बारे में जानेंगे कि गेम ऑफ चेस है क्या। इस सेगमेंट में टी.एस. इलियट ने क्या बताया। एक्चुअली जो ये गेम ऑफ चेस जो प्ले है, और सॉरी गेम ऑफ चेस जो पोएम का सेगमेंट है, वो मिडल्टन के प्ले अ गेम एट चेस से लिया गया है। थॉमस मिडल्टन के प्ले गेम एट चेस, जो कि 1624 में आया था। ये एक पॉलिटिकल एलिगरी है। और पॉलिटिकल एलिगरी वर्ड का मतलब होता है कि जब आप कोई हिडन मीनिंग उसमें दिया हुआ रहता है, तो वो पॉलिटिकल एलिगरी है ये पोएम। और इसमें एक्चुअली जो इलियट था वो रेनेसा ड्रामा और ड्रामेटिस्ट से बहुत ज़्यादा जो है वो जो है इसे इन्फ्लुएंस था। तो उसने द गेम एट चेस के अलावा विमेन बिवेयर विमेन भी जो है, जो मिडल्टन का ही प्ले है, उसको भी जो है इसमें उसने जो है उसका रेफरेंस भी दिया है। और ये जो विमेन बिवेयर विमेन है, ये एक ट्रेजेडी है जो कि कपल्स की लव वे फीलिंग को जो है वो बताती है। इसमें इलियट ने ये जो है दो तरीके की लाइफ जो है, दो तरीके की वुमेन की लाइफ जो है वो जक्स्टापोज करी है। और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए पोएम को स्टार्ट करते हैं। अब ये पोएम शुरू होती है, ये पहली लाइन है, द चेयर शी सेट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन। यहाँ पे जो ये पहला सेगमेंट है, ये यहाँ पे इसे लेके हुए इसमें जो वुमेन दिखाई है वो एक हाई क्लास को, बहुत ही हाई क्लास को बिलोंग जो करती है, उस वुमेन के बारे में बताया है। यानी कि यहाँ जो ये चरित्र चित्रण करा है वो एक हाई क्लास की वुमेन का करा है। और उसमें कहते हैं कि जिस चेयर पे वो बैठी है, जो थ्रोन की तरह दिखाई है, और वो बर्निश्ड थ्रोन कि उसकी ऐसे लग रहा है चमकती हुई जो है वो सुनहरे रंग की चमकती हुई जो है वो सिंहासन पे बैठी हुई है। जो ये जो लाइन है द चेयर शी सेट इन, ये जो लाइन है ये ली गई है, ओपनिंग जो है शेक्सपियर का प्ले है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। उसमें क्लियोपेट्रा का रेफरेंस दिया गया है। इसमें क्लियोपेट्रा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का शी जो है उसको एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से जो है वो कंपेयर करा गया है इसमें। जब इसमें इनोबाबस जो है वो क्लियोपेट्रा का जो वर्णन करता है वो इसी तरीके से करता है। तो ये एंटनी, मैंने आपको वैसे भी बताया कि इलियट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रेनेसा ड्रामेटिस्ट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का जो है वो डिस्क्रिप्शन इसमें क्लियोपेट्रा का वो दिया गया है, जब क्लियोपेट्रा पहली बार एंटनी से मिलती है। जो वो औरत दिखाई है वो खूबसूरत भी है, रहस्यमयी भी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्लोड ऑन द मार्बल वेयर द ग्लास। कहते हैं वो जो थ्रोन है, वो जो मार्बल के पे रखी हुई है, वो चमक रहा है। उस मार्बल के चमकने का रीज़न है वो थ्रोन, वो जो सिंहासन जैसी चेयर है। वेयर द ग्लास हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड, पीछे जो है वो एक ग्लास, एक चमकीला सा जो है एक ग्लास जो है वो सजावट की वस्तु जो है वो रखी गई है। रॉट विथ फ्रूटेड वाइन, जिस पे चारों तरफ जो है कंगूरे बने हुए हैं। फ्रूटेड वाइन यानी कि फ्रूट के जो है वो वाइन जो है वो बेल बनी हुई है। और जहाँ से एक उसमें से एक क्यूपिड जो है, उस वाइन में से एक क्यूपिड जो है वो पीप्ड आउट, ये झांक रहा है। क्यूपिडन जो है वो गॉड ऑफ लव, क्यूपिड के बारे में वर्णन किया गया है, गॉड ऑफ लव के बारे में बताया गया है। एक उसमें से झांक रहा है और दूसरा जो क्यूपिड है उसने अपनी आँखों को जो है वो छिपा रखा है अपने विंग्स के पीछे। तो इस चीज़ से एक सिंबल जो है वो इस चीज़ का है कि ऑल्दो यहाँ पे जो है मैन और बिलवड का जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो एक बहुत ही रहस्यमयी सी औरत का जो है वो वर्णन किया गया है, बट समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, समथिंग इज़ रॉन्ग। कुछ जो है वो ऐसा है कि जो रहस्यमयी है, शायद उस जो है वो जो लव जो एक्ट है वो कुछ ठीक नहीं है, तभी
उसमें जो है उसको छिपा, एक क्यूपिड ने उसके अपनी आँखों पे जो है वो जो है अपनी आँखें जो है उस पर हाथ रख रखा है कि जैसे कि कोई गलत चीज़ जो उसकी आंखों के सामने हो रही है। उसके बाद लिखा है डबल द फ्लेम्स ऑफ 7 ब्रांच कैंडलबरा। अब उसमें यह है कि जो 7 ब्रांच कैंडल, आप ऐसे समझिए कि ये एक जो है ये कैंडल स्टैंड्स हैं जिनमें कैंडल्स जो है वो रखी हुई हैं। तो ये 7 जो है कैंडल स्टैंड है, 7 ब्रांच कैंडल के स्टैंड को कैंडलबरा कहा जाता है। और ये मोसेस ने जो है वो जलाया था। और ये ज्यूस का जो है ये सिंबल जो है प्योर गोल्ड का बना हुआ होता है। ये 7 जो कैंडलबरा जो है इसमें जो वर्णन किया गया है। और इसमें प्योरेस्ट ऑलिव ऑयल जो है वो जलाया जाता था। तो इसमें जो है कैंडलबरा का वो जो है वो क्या बताया गया, जो स्टैंड के बारे में बताया है कि इतनी ज़्यादा जो है वो गोल्डन कलर की जो है वो लाइट जो है उसमें आ रही है कि जो मोमबत्ती की रोशनी है वो बहुत ऊंची ऊंची जो है वो ऐसा लग रहा है मोमबत्ती की रोशनी और जो है बढ़ गई है। रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल, और जो ये रोशनियाँ हैं वो लाइट जो है वो किस पे जो है रिफ्लेक्ट कर रही है, टेबल पे रिफ्लेक्ट कर रही है। और जो उसने सोने के और जो ग्लिटर्स जो आभूषण पहने हुए हैं वो लाइट और ये लाइट आपस में मिल रही है, यानी कि जितनी चमकीली ये लाइट है उतना चमकीले महंगे आभूषण जो हैं वो पहन रखे हैं। अब उसके बाद उसके जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये दिया है उसकी कमरे में और जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो उसकी टॉयलेटरीज़ हैं। अगर आपको याद हो तो रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा के बारे में जो पोप ने जो है जब उसकी टॉयलेटरीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया था कि वहाँ से जो है वेस्ट इंडीज़ से जो है वो ज्वेल्स आए हैं, सारा अरबिया जो है वो झांक रहा है। इसी तरीके से जब भी किसी वुमेन की जो है ऑपुलेंस के बारे में बताना होता है तो ऑब्वियसली उसके कॉस्मेटिक्स के बारे में भी ज़रूर बताया जाता है। और इसलिए जिसमें यह है फ्रॉम सैटिन केसेस पोर्ड इन रिच प्रोफ्यूज़न, कि सैटिन एक ऐसा कपड़ा माना जाता है जो महंगा कपड़ा जो है उसमें वेलवेट का जो केस है उसमें एक ऑपुलेंस दिखाने के लिए सैटिन के केसेस दिखाए गए हैं जिसमें से बहुत रिच जो हैं बहुत रिच थिंग्स जो हैं जिनमें से झांक रही हैं, यानी कि चाहे वो टॉयलेटरीज़ हों, कॉस्मेटिक्स हों, वो झांक रहे हैं। इन वायल्स का मतलब होता है शीशियाँ। ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्लास, सफ़ेद रंग की और जो कलर्ड जो वायल्स हैं, शीशियाँ हैं, उनमें से बहुत सारे विभिन्न तरीके के कॉस्मेटिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो रिच लग्जूरियंट चीज़ें हैं वो जो है वो देखने को उसके रूम में मिल रही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनस्टॉपर्ड, जितनी भी जो वो वायल्स हैं वो अनस्टॉपर्ड हैं, यानी कि वो खुली हुई हैं। और लर्ग्ड हर स्ट्रेन सिंथेटिक परफ्यूम, और उनमें से उनकी अपनी बड़ी अलग तरीके की सुगंध जो है वो निकल रही है। उनमें क्या क्या है, अंगवेंट है। अंगवेंट का मतलब होता है जो ऑइंटमेंट होता है उसे कहा जाता है। ऑइंटमेंट मतलब लेप, पाउडर्ड और लिक्विड, इतने तरीके की जो चीज़ें हैं, मतलब कुछ जो हैं वो लेप हैं, कुछ पाउडर्स हैं, कुछ लिक्विड में हैं, जो शीशों में जो कि कॉस्मेटिक्स भरे हुए हैं। और इसी के साथ वो कहता है कि ट्रबल्ड, कन्फ्यूज्ड एंड ड्राउन्ड द सेंस इन ओडर्स, कहते हैं कि इतने सारे जो हैं वो कलर्स और जो खुशबुएँ हैं वो आपस में मिल रही हैं कि जो सेंस है वो इन सब में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इतनी ज़्यादा घुल मिल गई है कि ये नहीं समझ में आ रहा किसकी कौन सी खुशबू है, किसका क्या हुआ। एक तरीके से यहाँ पर जो है छिपा हुआ रेफरेंस ये दिया हुआ है कि आर्टिफिशियल सुंदरता के, आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे जो रियल सेल्फ है वो चीज़ छुप गई है। दीज असेंडेड ये बहुत जो बढ़ रही हैं, ये सुगंध बढ़ रही है। इन फैटनिंग द प्रोलॉन्ग्ड कैंडल फ्लेम्स, और ये क्या कर रही है, सुगंध जो है ना कैंडल की फ्लेम्स को बढ़ा रही है। अब इसमें ये जो कैंडल की फ्लेम्स है ना, ये एक तरीके से ना ये फैलिक सिंबल है। फैलिक आप जानते होंगे, लिंग का जो है वो सिंबल जो है वो दिया गया है कि यहाँ पर कि एक तरीके से हम इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि उसने जो है इसमें दिया है कि एक सेक्सुअल सिंबल जो है उसमें दिया है कि ये जो विभिन्न तरीके के खुशबू हैं, जो ओडर्स हैं, ये एक फ़िज़िकल इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ा रहे हैं, एक फ़िज़िकल क्रेविंग को बढ़ा रहे हैं। तो यही उसने जो है इसमें एक सिंबॉलिक रूप से वर्णन करा है। फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लिक्यूरिया, और उनका जो स्मोक है, कैंडल्स का जो स्मोक है वो लिक्यूरिया में जाए। लिक्यूरिया जो होता है, ये जो वर्ड है लिक्यूरिया, ये वर्जिल की जो पोएम है एनियड से लिया गया है। और ये लैम्प्स के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया है। एक्चुअली इसमें ये बताया गया है
कि लेक्यूरिया का इसमें जो वर्णन करा है, गोल्ड कलर का जो है ये लैंप जो दिखाए गए हैं यहाँ पर, ये लेक्यूरिया जो है बताया कि जब एनियस जो है वो डीडो से मिलने जो है आया था, और डीडो उसको देखते ही जो है वो बहुत उस पर जो है मंत्रमुग्ध हो गई थी। लेकिन इसका एंड जो है इस ट्रेजेडी का, क्योंकि ट्रेजेडी थी, इसका अंत बहुत ख़राब था, अंत में सुसाइड हुई थी। आप देख सकते हैं जो पहला ही सेक्शन है उसमें क्लियोपेट्रा, वो भी इसने भी लव में सुसाइड करी थी, और जो ये जो है डीडो, इसने भी जो सुसाइड किया था। तो इसमें एक कहीं ना कहीं एक अनफुलफिल्ड अनरेक्विटेड लव को जो है वो बताया गया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्मोक है वो लैम्प्स में, गोल्डन कलर के लैम्प्स में जो है वो पहुंच रहा है, जहाँ ये लैम्प से सिंबलाइज करा है, डीडो और एनियस को सिंबलाइज करा है। स्टीयरिंग द पैटर्न ऑन द कॉफर्ड सीलिंग, कॉफर्ड सीलिंग होती है ऐसे 4 खानों वाली, जो जिसमें खाने बने रहते हैं, उस तरीके की सीलिंग है कि वो जो है वो, जैसे आज के समय में हम कह सकते हैं जो हमारी ये फॉल सीलिंग होती है, उसी तरीके से कॉफर्ड सीलिंग है। और उसमें जो है वो पैटर्न्स जो हैं वो बना रहे हैं, स्मोक जो है पैटर्न बना रहा है। उसके आगे ही उसने जो वर्णन करा है वो वर्णन उसने इस तरीके से करा है, और जो वहाँ पे जो टेपेस्ट्री है, जो सजावट है, उसके बारे में जो बताया है, ह्यूज सी वुड फेड विद कॉपर। और उसमें जो है कहता है कि वहीं पे जो कमरा है उसमें ह्यूज सी वुड जो है, सी वुड है जिसमें कॉपर जो है वो भरा हुआ है, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का, जिस पे और कलर्ड स्टोन लगे हुए हैं, और उन्हीं उसी पैटर्न में एक डॉल्फिन जो है उसे उकेर रखा है, और वो जो है उसमें डॉल्फिन जो है वो जो है स्विम करती हुई दिख रही है। यानी कि उसने एक वर्णन करा है, हालांकि एक बहुत ही रिच जो है वर्णन करा है, कॉफर्ड फीलिंग, गोल्डन कलर के लैम्प्स, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कमरे की भव्यता है वो उसके लोगों पर हावी हो जाती है, और लोग जो हैं वो बौने हो जाते हैं, भव्यता उन पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतनी भव्यता के बाद भी सैड लाइट, यानी कि माने भव्यता है कि कुछ जो है लग्जूरियस लाइफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है, कुछ कमी है जो वो देखने को मिलती है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि इसमें क्या जो है मैंने बताना चाह रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है, अबव द एंटीक मेंटल वॉज डिस्प्लेड। Above the antique mantle was displayed as though a window gave upon the sylvan scene। कि जो ऊपर जो एक एंटीक मेंटल है उस पर जो एक पेंटिंग जो है वो दिखाई गई है, जिसमें सिल्वन सीन यानी कि जंगल का सीन जो है वो दिखाया गया है। चेंज ऑफ फिलोमेला का जो सीन जो है वो दिखाया गया है। एक्चुअली ये जो कहानी है, ये फिलोमेला की जो कहानी है, ये ओविड की मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। इसमें स्टोरी जो है वो दिखाई है, किंग टेरियस है, और वो जो है थ्रेस का किंग है, उसकी पत्नी है जिसका नाम है प्रोक्ने की जो बहन है जिसका नाम है फिलोमेला, और प्रोक्ने अपने हस्बैंड टेरियस से कहती है कि वो फिलोमेला को उसी के पास ले आए, और जब वो उसे लेने के लिए जाता है तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है उसे, और वो उसको रेप करता है और उसकी जीभ काट देता है। किसी तरीके से फिलोमेला जो है वो एक लूम जो है वो बुनती है और अपने साथ हुई त्रासदी को अपनी बहन को बताती है। तो उसकी बहन प्रोक्ने जो है वो अपने हस्बैंड को अपने ही बेटे की जो मारकर जो है वो खिला देती है। जब उसको पता चलता है किंग टेरियस को, तो वो दोनों को बहनों को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो उसमें बर्ड्स में परिवर्तित हो जाती हैं और ये भी बर्ड में परिवर्तित हो जाता है, और फिलोमेला जो है वो जीभ कट जाने के बाद भी नाइटिंगेल में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। बारबरस किंग जो है वो किंग टेरियस है। देखिए, मैं इन्हें इसको डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नेट वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से ये भी पूछ लेते हैं कि हु वाज द बारबरस किंग इन द स्टोरी ऑफ फिलोमेला। तो इसीलिए मैंने इसमें बताया कि किंग टेरियस था। और सिल्वन सीन जो है वो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में से भी लिया गया है और इसमें भी जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो ये जो इसके बीच के रेफरेंसेस हैं ये भी बताने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब इसमें आगे बताया गया है, सो रूडली फोर्स, ये जो रूडली फोर्स है इसका मतलब रेप है। येट देयर द नाइटिंगेल फिल्ड ऑल द डेजर्ट विद इनवायलेबल वॉइस। ये तब से जो है वो नाइटिंगेल जो है वो इस डेजर्ट में अपनी जो आवाज़ जिसे अवॉइड नहीं कर सकते वो आवाज़ जो है वो उसकी सुनाई देती है। एंड स्टिल शी क्राइड, आज भी वो जो है वो गाती है। एंड स्टिल द वर्ड परस्यू, यानी कि आज भी वो लोगों को मटेरियलिस्टिक थिंग्स से दूर रहने के लिए कहती है, आज भी लोगों से गलत काम करने के लिए मना करती है।
स्टिल द वर्ड परस्यूज, लेकिन आज भी जो है लोग वही काम करते हैं। जग जग टू डर्टी ईयर्स, उसकी जग जग जो है बर्ड की आवाज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो ये कहा गया है जग जग टू डर्टी ईयर्स कि उसके बोलने की जो आवाज़ है वो जग जग आती है। और डर्टी ईयर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जब किसी चीज़ को सुन ही नहीं रहे हैं, दे आर ऑलरेडी सो डीप इन्वॉल्व इन मटीरियलिस्टिक, इन अचीविंग मटीरियलिस्टिक प्लेजर, कि उनके कानों तक वो आवाज़ जो है वो पहुंच ही नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं उसने ये भी बताया है कि लोगों का जो है वो एक एटीट्यूड ये हो गया है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने को तैयार ही जो है वो नहीं है। इस पोएम के काफ़ी सारे जो हैं वो इंटरप्रिटेशंस लगाए जा सकते हैं। इसके बाद ये है एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम। विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम का जो यहाँ मतलब है, उसका मतलब ये है एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम, और भी दीवारों पे और बहुत सारे ऐसे जो है पेंटिंग्स हैं, चीज़ें हैं जो समय के साथ जो है वो विदर्ड यानी कि जो है ख़त्म हो जाएंगे। वह टोल्ड अपॉन द वॉल्स, टोल्ड अपॉन द वॉल्स यानी कि जो दीवारों पर अपनी कहानी कह रहे हैं। स्टेयरिंग फॉर्म्स, घूरते फॉर्म्स, जो ऐसा लग रहा है वो जो मूर्तियां हैं, वो जो तस्वीरें हैं वो देखती हुई हैं। लीन्ड आउट, लीनिंग, हशिंग द रूम एंड क्लोज, वो ऐसा लगता है वो जैसे झुक रही हैं। हशिंग द रूम एंड क्लोज, और बराबर वाले रूम में फुटस्टेप्स शफल्ड ऑन द स्टेयर, अंडर द फायर लाइट, अंडर द ब्रश। अब यहाँ पे ये टोन चेंज होती है, कहते हैं कि जो बराबर वाला जगह है फुटस्टेप्स शफल्ड ऑन द स्टेयर, जो फुटस्टेप्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि शफल करे गए, तेज़ी से चलते हुए कदम जो हैं वो स्टेयर्स पे दिख रहे हैं। अंडर द फायर लाइट, अंडर द ब्रश हेयर, और अंदर जो है वो क्या दिख रहे हैं, ब्रश पे उस वुमेन के हेयर जो हैं वो दिख रहे हैं। स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स यानी कि चारों तरफ बिखरे हुए हैं। ग्लोड इन टू वर्ड, क्यों जो वो औरत है वो बोलते हुए तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो शानदार लगती है। देन वुड बी सेवेजली स्टिल, लेकिन इस समय वो बिल्कुल चुप है, तो बिल्कुल कैसी लग रही है, बिल्कुल डेंजरस सी, सैवेज सी, जंगली सी, बर्बर सी लग रही है। अब वो औरत बोलती है, कहती है माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टू नाइट। अब वो अपने जो इसमें लवर है उससे बोल रही है, लवर से स्टे विद मी, आज रात मेरे साथ रुक जाओ। इसका मतलब ये है कि जो वो लवर है वो उसके साथ जो है वो नहीं रहता है, तो वो उससे कहती है स्पीक टू मी, वाई डू यू नेवर स्पीक। वो कहती है तुम मुझसे बात करो, वाई डू यू नेवर स्पीक, तुम कभी बोलते क्यों नहीं हो। स्पीक, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, बोलो तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट थिंकिंग, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। व्हाट, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पीक, थिंकिंग, व्हाट का कई बार वर्ड का जो है ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिशन है ये। आई नेवर नो व्हाट यू आर थिंकिंग, मुझे कभी पता नहीं चलता तुम क्या सोचते हो। अब यहाँ पे वो कहता है आई थिंक वी आर इन रैट सैले। ये जो रैट सैले है ये इसे लगा सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो सोल्जर्स थे वो ट्रेंच का जो छुपने के लिए जो यूज़ किया करते थे उन्हें रैट सैली कहा जाता था। इसके अलावा एक और वर्ड में यूज़ कर सकते हैं कि रैट्स जो हैं वो किसी एक सिंबल हैं, रॉटन फॉर्म का सिंबल है। तो ये जो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो जितने भी जो डेड बॉडीज़ थी उनको रैट्स जो हैं उन पे फीड हुए और बॉडीज़ जो है वो रॉटन हो गई, तो शायद वो इसी चीज़ का जो है डिस्क्रिप्शन किया गया है। वेयर द डेड मैन लॉस्ट है, अब यहाँ पे वो उन ट्रेंच का ही जो है वर्णन किया कि जहाँ पे जो डेड मैन थे उन्होंने अपनी मतलब अपनी बॉडीज़ को जो है वहाँ पे खो दिया। वॉट इज़ दैट नॉइज़, कैसी आवाज़ है वो। द विंड अंडर द डोर, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो विंड है वो विंड जो है वो घूम रही है, हवा घूम रही है। वॉट इज़ दैट नॉइज़ नाउ, वॉट इज़ द विंड डूइंग, हवा क्या कर रही है। नथिंग, अगेन नथिंग, हवा भी कुछ नहीं। यहाँ उसका कहने का मतलब एक तरीके से ये भी है कि ऑल्दो हम लोग जो हैं वो जिंदा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो आत्मा हमारी मर चुकी है। तो वो विंड से वो पूछ रहा है कि क्या विंड से पूछा कि क्या कोई अलाइव है। डू यू नो नथिंग, क्या तुम्हें कुछ तुम जानते नहीं, तुम्हें कुछ दिखता नहीं, तुम्हें कुछ याद रहता नहीं। तो वो कहती है आई रिमेंबर दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, मुझे याद है जो उसकी फोनेशियन, जो बरियल ऑफ द डेड में फोनेशियन सेलर के बारे में कहा गया है वही यहाँ पर याद करा गया है कि मुझे याद है कि जो उसकी आंखें थी वो मोतियों की तरह, जो मैंने आपको बताया था ये शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट में एरियल सॉन्ग है, जो दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज का जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है।
आर यू अलाइव और नॉट, क्या तुम जिंदा हो और नहीं. इज देयर एनीथिंग, इज देयर नथिंग इन योर हेड, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई भी विचार नहीं है. बट ओ दैट शेक्सपियरियन रैग, कहते हैं ओ से दैट शेक्सपियरियन रैग, ये जो है रैग एक गाने का जो है वो नाम लिया गया है, शेक्सपियरियन रैग. कहते हैं वो इट्स सो एलिगेंट, जो गाना है बड़ा एलिगेंट है, बड़ा इंटेलिजेंट है. व्हाट शैल, अब वो पूछती है मैं क्या करूँ. व्हाट शैल आई डू, क्या करूँ. आई शैल रश आउट एज आई एम, क्या मैं ऐसे ही निकल जाऊँ जैसी मैं हूँ. एंड वॉक द स्ट्रीट, और जाऊँ विद माई हेयर डाउन, जितनी फॉर्मल वे इनफॉर्मल मैं हूँ उसी तरीके से मैं चली जाऊँ घूमने के लिए. व्हाट शैल वी डू टुमारो, हम कल क्या करेंगे. व्हाट शैल वी एवर डू, हम क्या करेंगे. तो ये उसका रूटीन वो बता रहा है. द हॉट वाटर एट 10, कि हॉट वाटर एट 10 o'clock, एंड इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो क्लोज्ड कार एट 4, तो हम लोग जो है एक क्लोज कार 4 बजे एक क्लोज कार में जाएंगे. ये जो क्लोज कार एट 4 है, इसका मतलब है कि टर्निंग योर बैक टूवर्ड्स नेचर एंड फर्टिलिटी. एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस, और वो कहती है कि हम लोग जो है एक चेस का गेम खेलेंगे. प्रेसिंग लिडलेस आइज, वेटिंग फॉर अ नॉक अपॉन द डोर. कि हम लोग एक चेस का गेम खेलेंगे और जो है बिना पलक झपकाए, वेटिंग फॉर अ नॉक अपॉन द डोर, कि हम इंतज़ार करेंगे कि कोई जो है दरवाजे पे आए और जो है दरवाज़ा खटखटाए. इसका एक और भी जो है वो मीनिंग जो है वो लिया जा सकता है कि वेटिंग फॉर क्राइस्ट रिसरेक्शन एंड ड्रेडिंग द रोमन अथॉरिटीज़. ये जॉन का गॉस्पेल है कि हम जो है क्राइस्ट के रिसरेक्शन और रोमन अथॉरिटीज़ के हटने का जो है वो इंतज़ार करेंगे. मतलब ये एक गॉस्पेल का जो है वर्णन जो है उसने करा है. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब ये जो है ये दूसरा सेगमेंट शुरू हो जाता है, जिसमें जो है अभी तक जो हमने सेगमेंट देखा वो जो था वो एक लंदन की एक बहुत हाई क्लास वुमेन का दिखाया गया था. लेकिन ये जो सेगमेंट दिखाया गया है ये एक लंदन की कॉकनी वुमेन का जो है वो दिखाया गया है. एक तरफ लंदन की एक हाई प्रोफाइल लाइफ जो है दिखाई है, और अब एक बिल्कुल सिंपल लाइफ दिखाई है. लेकिन दोनों तरीके की औरतों का वर्णन में इसमें ये दिखाया है. जो पहला पार्ट है उसमें दिखाया है कि जो वो औरत है उसके पास सब कुछ है मगर शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल. और कहीं ना कहीं क्लियोपेट्रा और डीडो का वर्णन करके ये दिखाया गया है कि लव इज़ ऑल सुसाइडल. लव जो है कहीं से कहीं तक भी जो है वो किसी को मतलब फिज़िकल लव वो कहीं से कहीं तक भी उसको किसी को एक आत्म तृप्ति नहीं देता है. और ये जो बर्निश थ्रोन में जो उसने कंपेयर करा है क्लियोपेट्रा का जो वर्णन करा भी है. और एक कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि ये टी.एस. इलियट ने अपनी वाइफ विवियन के बारे में बताया है. वो बहुत ही ज़्यादा एक क्लास मेंटेन करके रखने वाली जो है वो महिला थी. और टी.एस. इलियट और वो दोनों आपस में कभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंपैटिबल नहीं थे. और उसने जो है उसको न्यूरोटिक डिसऑर्डर था, इस वजह से ही एंडेड अप इन मेंटल असाइलम. तो ये जो है कहीं ना कहीं विवियन का भी जो है डिस्क्रिप्शन हम मान सकते हैं. ये उसने जो है वो दिया है. और इसमें दिखाया है कि लव इज़ ऑलवेज अ सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फाइंग थिंग. अब यहाँ पे ये लाइन शुरू होती है, व्हेन लिल्स हस्बैंड गॉट डीमॉब्ड. डीमॉब्ड का मतलब होता है आर्मी से जो है जो संन्यास ले लेना या छोड़ आर्मी से जो है वो वापस आ जाना. तो ये बताया कि जब लिल का हस्बैंड जो है, लिल एक कॉकनी वुमेन के बारे में बताया कोई जो है जो स्पीकर बोल रही है कि जब लिल का हस्बैंड को जो है वो डीमॉब्ड किया गया. आई सेड, मैंने कहा. आई डिडंट मीन्स माई वर्ड, मैंने बिना अपने शब्दों को घुमा फिरा के कहा. आई सेड टू हर माई सेल्फ, मैंने खुद कहा. अब यहाँ पे ये देखो ये लाइन्स आ रही हैं, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम.
ये हरी अब ये वैसे तो बार टेंडर बोल रहा है, ये बार का एक सीन दिखाया गया है जिसमें कुछ औरतें जो हैं वो पीने के लिए इकट्ठी हुई हैं और बार टेंडर कह रहा है बार बंद होने वाला है, तो इट्स टाइम कि अब जो है हरी अब जल्दी करा जाए। लेकिन यहाँ इसका एक सिम्बॉलिकल मीनिंग भी है, इट्स टाइम टू चेंज करने का समय जो है वो आ गया है। नाउ अल्बर्ट इज़ कमिंग बैक, अल्बर्ट लिल के हस्बैंड का नाम है। मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट, अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखाओ। तो वुमेन का ये दिखाया कि वुमेन्स वर्क इज़ जस्ट टू लुक प्रेजेंटेबल। ही विल वॉन्ट टू नो वॉट यू डन विद दैट मनी ही गेव यू, कि वो ज़रूर ये जानना चाहेगा कि तुमने उस पैसे का क्या करा जो उसने तुम्हें दिया था। टू गेट योर सेल्फ सम टीथ, क्या तुमने उससे अपने दांतों का एक नया सेट लगवा लिया। ही डिड, आई वॉज देयर, यू हैव देम ऑल आउट लिल एंड गेट अ नाइस सेट, तुमने जो है लिल एक नाइस सेट जो है वो ले लिया। ही सेड आई स्वेयर आई कांट बियर टू लुक एट यू, वो ज़रूर ये कहेगा कि वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। एंड नो मोर कांट आई सेड एंड थिंक ऑफ पुअर अल्बर्ट, कि मैं भी तुम्हारी तरफ नहीं देख सकती क्योंकि तुम इतनी प्रेजेंटेबल नहीं हो, तो बेचारे अल्बर्ट के बारे में सोचो जो आर्मी से 4 साल बाद लौट के आ रहा है। ही हैज़ बीन इन द आर्मी 4 years, वो आर्मी में 4 साल से था। ही वॉन्ट्स अ गुड टाइम, यहाँ गुड टाइम का मतलब है फिज़िकल प्लेजर, फिज़िकल इंटीमेसी। तो वो जो है आर्मी में 4 साल से था और अब वो जो है वापस आ रहा है जस्ट टू हैव कंजुगल रिलेशनशिप। एंड इफ़ यू डोंट गिव इट हिम, अगर तुम उसे वो कंजुगल रिलेशनशिप नहीं दोगी, तुम उसे फिजिकल प्लेजर नहीं दोगी, अदर्स विल, दूसरे दे देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो केवल इसी पे टिका हुआ है। अगर वो नहीं इसको जो है वो एक फिजिकल सेटिस्फैक्शन दे सकती तो कोई और दे देगा। ओह इज़ देयर, शी सेड समथिंग ओ दैट आई सेड, मैंने ऐसा उससे कहा। देन आई नो हु टू थैंक, शी सेड एंड गिव मी अ स्ट्रेट, तो उसने कहा मुझे एक स्ट्रेट लुक उसने दिया। हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम, ये दोबारा से वही बारटेंडर कहता है और इसका वही मतलब है कि इट्स टाइम टू चेंज। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट, अगर तुम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हो तो भी तुम्हें जो है उसके साथ चलना ही होता है। मैंने उससे कहा अदर्स कैन पिक एंड चूज़ इफ़ यू कांट, अगर तुम उस चीज़ के साथ नहीं कंफर्टेबल हो पाते हो तो दूसरे उसे चुन लेंगे। बट इफ़ अल्बर्ट मेक्स ऑफ इट वोंट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग, अगर अल्बर्ट ने भी ऐसा करा तो इट वोंट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग, तो ऐसा नहीं है तुम्हें बताया नहीं गया था। यू ऑट टू बी अशेम्ड, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। मैंने उससे कहा टू लुक सो एंटीक, कि तुम अभी 31 साल की होते हुए भी इतनी बूढ़ी लगने लगी हो। आई कांट हेल्प इट, तो लिल ने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसने दुखी सा चेहरा बनाते हुए कहा इट्स देम पिल्स आई टुक, ये उन गोलियों की वजह से है, टू ब्रिंग इट ऑफ, शी सेड, जो मैं उसने लिल ने अबॉर्शन कराने के लिए ली थी, उस वजह से वो हैगर्ड समय से पहले ही जो है वो बूढ़ी लगने लगी है। शी हैज़ हैड 5 ऑलरेडी, उसके 5 अबॉर्शंस पहले ही हो चुके हैं। एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज, और ये जो नेक्स्ट जो बेबी के समय पे वो जो अबॉर्ट कराया उसने, उस समय वो बिल्कुल मरने को हो गई थी। द केमिस्ट सेड इट वुड बी ऑल राइट बट आई हैव नेवर बीन द सेम, केमिस्ट ने कहा था अबॉर्शन पिल्स लेने के बाद फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आई हैव नेवर बीन द सेम, लेकिन फिर से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यू आर अ प्रॉपर फूल, मैंने उससे कहा कि तुम मूर्ख हो। वेल इफ़ अल्बर्ट वोंट लीव यू अलोन देयर इट इज़, आई सेड, अगर अल्बर्ट तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वॉट यू गेट मैरिड फॉर इट इफ़ यू डोंट वॉन्ट चिल्ड्रन, तुमने शादी ही क्यों करी अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे। तो यहाँ पे एक जो लॉजिकल वर्णन जो है वो ये दिया गया है। यहाँ पे एक इलियट ने समझाया कि मॉडर्न इसमें ये बताया गया है कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करा है, ऑब्जेक्टिफाइड, शी इज़ जस्ट एन ऑब्जेक्ट टू प्लीज हर मैन एज वेल एज टू गिव बर्थ टू हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों को जन्म दे, इसके अलावा उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। फिर वो से आवाज़ आती है हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम, कि जल्दी करो। तो ये वही लाइन्स हैं, वो दोबारा से वही जो है वो कह रहा है कि इट्स टाइम टू चेंज, अपनी आइडेंटिटी को यहीं तक सीमित मत रखो, इट्स टाइम टू चेंज नाउ एंड इट्स टाइम टू वेल अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम। वेल दैट संडे अल्बर्ट वॉज होम एंड दे हैड अ हॉट गैमन, कहते हैं कि जो संडे अल्बर्ट होम था, घर पे था, और हॉट गैमन, ये मीट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दे आस्क्ड मी इन टू डिनर टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट, कि वो दोबारा से मुझे डिनर में इसमें ब्यूटी ऑफ इट हॉट,
कि डिनर तभी अच्छा लगता है कि जब वो गर्म हो। हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम, ये बारटेंडर की आवाज़ बार बार आ रही है। अब इसमें यहाँ पे गुड नाइट बिल, गुड नाइट लू, गुड नाइट मे, गुड नाइट जो है ये बार बार गुड नाइट वर्ड जो है रिपीटिशन जो है वो यूज़ की गई है। ये जो गुड नाइट जो वर्ड है, ये जो लाइंस हैं, ये हमें हैमलेट की ओफिलिया के लास्ट सीन के बारे में बताते हैं। ओफिलिया डूबने से पहले जब जो है वो गुड नाइट करती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे लिल भी इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी है कि मे बी वो भी जो है वो सुसाइड कर लेगी। तो यहाँ इस सेगमेंट से हमें ये पता चलता है कि दो एक हाई क्लास एक लोअर क्लास सेगमेंट को जो है जो इलियट ने प्रस्तुत किया, उसे ये बताया है कि हायर क्लास की लाइफ में सब कुछ है, बट वहाँ पर भी जो है कमी है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्डिंग की कमी है। और वही चीज़ जो है सेम वही चीज़ जो है वो लोअर क्लास में भी है कि जो है लव जो है वो केवल फिज़िकल रिलेशन तक ही सीमित है, और आगे जो है उसमें भी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाली जो है वो जो चाहे वो ही फ़िलासफ़ी जो है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाली फ़िलासफ़ी जो है वो लोअर क्लास में है, और वही जो है वो अपर क्लास में है। इट मीन्स कि जो औरत की जो स्थिति है वो दोनों में ही एक सी ही है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए।